मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आईएएस टूबी यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो ओशियनोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं। ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि महासागरीय धाराएं कहते किसे हैं। जैसे इस तलमंडल के ऊपर नदियां बहती हैं निश्चित मार्ग में, निश्चित दिशा में, निश्चित गति से, उसी प्रकार समुद्री जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह करता है, निश्चित मार्ग का अनुकरण करता है, एक निश्चित गति का अनुकरण करता है, उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं जो है गति के अनुसार इनको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, प्रवाह। प्रवाह जो है वो मंद गति की एक महासागरीय धारा होती है, जो लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी कम चलती है तथा इनका विस्तृत क्षेत्र भी कम होता है। दूसरी है धारा। धारा जो है उनकी औसत गति होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक ये लंबा क्षेत्र को कवर करती है, लंबी दूरी तय करती है, क्षेत्र इसका विस्तृत होता है। तीसरा आता है स्ट्रीम। स्ट्रीम जो है वो तीव्र गति से चलने वाली धारा को स्ट्रीम कहा जाता है। या अपन इनको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रवाह जो है वो मंद गति से चलता है, ये मध्यम गति से चलता है, और ये तीव्र गति से चलता है। अब बात आती है कि महासागरीय धाराएं हैं वो उत्पन्न क्यों होती है, कैसे होती है, कहां से होती है। तो इसके लिए अपने को ये समझना जरूरी है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले आता है पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति जो है वो दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति, एक परिभ्रमण गति। तो इसमें घूर्णन गति जो है उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो सबसे पहला है पृथ्वी की घूर्णन गति। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पे घूमती है, और उसकी स्पीड इतनी होती है कि पानी जो है, महासागरीय जल है, वो उसका अनुकरण नहीं कर पाता, तो वो विपरीत दिशा में गति प्रारंभ करना चालू कर देता है। यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो पानी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। एग्जाम्पल के लिए, महासागरों में मध्य रेखा के ऊपर जो भी धाराएं बहती है वो सारी पृथ्वी के घूर्णन की गति से, घूर्णन की वजह से बहती है। इसका सबसे पहला जो है प्रभावित करने वाला कारक है वो पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा है वो है तापमान। तापमान कैसे करता है, मैं सबसे पहले एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि अपन दैनिक जीवन में देखते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि सर्दियों में दिसंबर जनवरी में जो गार्डन में पानी देते हैं वो पाइप है, उसको सुबह सुबह हम उठाते हैं तो वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही दो रेल की पटरियां जो है, जो कभी भी आपस में जोड़ी नहीं जाती, इनके बीच में गैप रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही जब अपन बर्फ जमाते हैं तो उसके तल में अंतर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो तापमान के कारण होता है। जब भी किसी वस्तु हो या लिक्विड हो, उनको तापमान मिलता है या उसका तापमान बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, और जैसे ही उसका तापमान घटाते हैं तो उसको सिकुड़ता है, आयतन कम हो जाता है। ऐसे ही नियम जो है वो पानी पे लागू होता है। जहां पे तापमान अधिक होगा वहां के पानी का आयतन बढ़ जाता है, जहां का तापमान कम होगा वहां पानी सिकुड़ जाता है, जिससे उसके तल में अंतर आ जाता है। यानी जहां तापमान कम होता है वहां का तल नीचे हो जाता है, और जहां पे तापमान उच्च होता है वहां का तल ऊपर हो जाता है। इसलिए उस तल की विविधता को मिटाने के लिए उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जो है धाराएं चलना प्रारंभ कर देती है। तीसरा कारण है घनत्व।
घनत्व जो है, पानी का घनत्व जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिलता है और उसका कारण है लवणता। जिन महासागरों की लवणता अधिक होती है उनमें घनत्व भी अधिक पाया जाता है और घनत्व के कारण जो है पानी का भार बढ़ जाता है। भार बढ़ने से वो तल की ओर बैठता है और तल बैठने से जो है उसका ऊपरी जो तल है वो नीचे हो जाता है। और जिन क्षेत्रों में घनत्व या लवणता कम होती है उन क्षेत्रों का पानी का तल जो है ऊपर होता है। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए जो है निम्न घनत्व से या निम्न लवणता से उच्च घनत्व या निम्न लवणता की ओर पानी चलना प्रारंभ कर देता है। चौथा कारण है वायुदाब और पवने। वायुदाब, वायु का जो प्रेशर पड़ता है उससे भी जो है समुद्र का जो तल है उसमें अंतर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, पहले सबसे पहले वायुदाब क्या होता है। वायुदाब का मतलब है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर से समुद्र तल हो या स्थलीय भाग होकर गिरने वाले वायु के स्तंभ के भाग को वायुदाब कहते हैं। जहाँ पे वायुदाब अधिक होगा उन क्षेत्रों का जो है समुद्र तल का भाग नीचे बैठ जाता है और जहाँ वायुदाब कम होता है उनका ऊपर हो जाता है। तो इस विविधता को मिटाने के लिए निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर जो है पानी का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से पवने, स्थायी पवने जो है उनके साथ में बहने से पानी जो है साथ में बहने लग जाता है और एक छोर से दूसरे छोर की ओर चला जाता है। पांचवा कारक है वाष्पीकरण और वर्षा। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वाष्पीकरण होता है वहां का पानी जो है भाप बन करके आसमान में या ऊपर उड़ जाता है जिससे वहां तल कम हो जाता है। जहां पे वाष्पीकरण कम होता है वहां का पानी का तल है वो अधिक होता है। इसलिए निम्न वाष्पीकरण से पानी जो है उच्च वाष्पीकरण की ओर गति करने लग जाता है जिससे धाराओं का उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से वर्षा, जहां अधिक वर्षा होती है वहां समुद्र तल भी उच्च पाया जाता है। वर्षा के कारण जो है जल अधिक हो जाता है। जहाँ पे वर्षा कम होती है वहां पे समुद्र तल कम या नीचा पाया जाता है जिस वजह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न वर्षा की ओर जो है पानी चलना प्रारंभ कर देता है, धाराएं चलना प्रारंभ कर देती है। ये तो मेन कारण हो गए धाराओं को प्रभावित करने वाले। लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं जो धाराओं की दिशाओं को परिवर्तित कर देते हैं, तो उनको देखते हैं अपन। धारा की दिशा को परिवर्तित करने वाले कारक, धाराओं की दिशा जो है उसको सबसे पहले परिवर्तित करते हैं तट की दिशा व आकृति। देखिए, धाराओं के जब सामने की तरफ तट होता है तो वो अवरोधक का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये तट है और समुद्री धारा इधर से बह करके आ रही है, तो यहाँ आकर के इसके बिल्कुल सामने है, आकर के टकराता है। तो टकराने से क्या होता है कि धारा जो है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, या तो ये दाईं ओर घूम जाएगी, ये बाईं ओर घूम जाएगी। इस प्रकार जो तट रेखा है उसकी दिशा जो है वो धाराओं की दिशाओं को बदल देती है। इसी प्रकार से आकृति है, जैसे किसी भी धारा के सामने नुकीला द्वीप या नुकीली आकृति इस प्रकार से आ जाती है, तो धाराएं चलती है, इससे आकर के टकराती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है। यानी पहले एक धारा थी, अब दो धाराएं बन गई। तो जहां नुकीली आकृति से आकर के धारा टकराती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, दक्षिणी अमेरिका के पास में एक द्वीप है फॉकलैंड द्वीप। ब्राजील की धारा जो आती है वह करके आकर के इससे यहाँ टकराती है और दो भागों में बढ़ जाती है। ये ब्राजील की धारा बन जाती है और ये फॉकलैंड की धारा हो जाती है। इसके बाद में तीसरा कारण है तटीय आकृतियां।
तटीय आकृतियों का तलीय आकृतियां सॉरी तलीय आकृति का यहाँ अभिप्राय है समुद्र के पेंदे में या तल में जो विशेष आकृतियां मिलती हैं, जिस प्रकार से धरातल पे पहाड़ पठार मिलते हैं उसी प्रकार से जो है समुद्र के तल में भी मिलते हैं। और समुद्र के तल में जो माउंटेन रेंज होते हैं उनको बोलते हैं कटक। और ऐसी कटकों से जब धाराएं टकराती हैं तो वो दाहिनी ओर घूम जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली जो है कटक है, उसकी वजह से धाराएं जो है वो अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है। तीसरा कारण है मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन यानी मौसम के अनुसार जो हवाएं चेंज होती हैं उन्हीं के अनुसार धाराओं की दिशा भी चेंज हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत में आने वाले मानसून पवनों के कारण। जैसे कि मानसून आता है वो उसकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये बंगाल की खाड़ी का है और ये अरब सागर का, इसकी दिशा ये होती है। और इसी के अनुसार जो है मानसून काल में जो धाराएं बहती है उनकी दिशा ऐसे हो जाती है। और जैसे ही मानसून काल खत्म हो जाता है ये धाराएं विपरीत दिशा में इस प्रकार से बहने लग जाती है, जो कि मौसमी हवाओं के परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का घूर्णन, जो कि पहले भी आ चुका है पृथ्वी का घूर्णन, लेकिन ये धाराओं को उत्पन्न भी करता है और उनकी दिशाओं का भी दिशाओं को भी बदलता है। पृथ्वी का घूर्णन दिशाओं को बदलता है क्योंकि पृथ्वी जब अपने एक्स पे घूमती है, घूमने के कारण से ही जितनी भी आप महासागरीय धारा देखेंगे एक वो वर्ताकार आकार में चलती है। अभी आगे अपन जब महासागरीय अलग अलग महासागरों की धारा पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा कैसे घूम रही है, कैसे रोटेशन बनता है, एक साइकिल बन जाता है इनका, सारी की सारी जितनी भी धाराएं होती है। पानी अपना जो है बैलेंस बनाता है, इसीलिए धाराएं जो चलती है कम तल से उस तल से कम तल की ओर चलती है और ऐसे करके पूरी पृथ्वी का पानी का जो है महासागरों का एक रोटेशन बन जाता है, जिससे ऊपर समुद्र तल जो है वो बराबर रहता है।